इसको कवर करेंगे। ये जो है पहला है वीडियो, और इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक यानी एक तरह से कहा जाए प्री हिस्टोरिक यानी प्राक इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें स्टोन एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे, और कोशिश किया गया है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं कि जो आप जान रहे हैं उसी को बताने का प्रयास है, उससे थोड़ा अलग। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदान में, गंगा का मैदान, देखिए शब्द पर गौर कीजिएगा, गंगा का मैदान बात किया जा रहा है, यानी कि गैंगेटिक प्लेन की बात की जा रही है, ठीक है। तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष है ना, ओल्डेस्ट रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट कहां से मिला है, ठीक है। गंगा के मैदान, बागौर, कालपी, आदमगढ़ या टेरी। तो इसका उत्तर होगा, ध्यान रखें, इसका उत्तर होगा कालपी। कालपी उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में। कालपी यमुना नदी के तट के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र है, और यहां से सबसे पहले मानव बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं गंगा के मैदान। यहां पर आपको हाथी का सूंड का अवशेष भी मिला है, याद रखेंगे इस बात को। और लगभग 45,000 वर्ष पुराने, 45,000 वर्ष पुराने औजार भी मिले हैं, टूल्स भी मिला है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कालपी से। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनाम गांव, इनाम गांव किस राज्य में है? पहले मैं बता दूं कि इनाम गांव एक बेसिकली एक चैल्कोलिथिक यानी ताम्र पाषाणिक साइट है, और ताम्र पाषाणिक से भी संबंधित एक संस्कृति है जिसको बोला जाता है जॉर्वे। ये जॉर्वे संस्कृति से बिलोंग करता है। ताम्र पाषाण में कई संस्कृतियां हैं, एक जॉर्वे संस्कृति। जॉर्वे संस्कृति से संबंधित इनाम गांव किस राज्य में था? आप जान लीजिए इसको, महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखेंगे। एक बात यह भी जान लीजिए कि ताम्रपाषाण संस्कृति मालवा संस्कृति भी है, रंगपुर समित संस्कृति भी है, उसी ढंग से जॉर्वे। अच्छा, यहां पर एक बात मैं और आपको कह दूं कि जॉर्वे संस्कृति 1400 बीसी से लेकर के 700 बीसी तक चलता है। 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। यदि आपसे यह प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा चैल्कोलिथिक कल्चर था यानी ताम्रपाषाणिक संस्कृति था जो सबसे ज्यादा दिनों तक चला या बहुत लेट खत्म हुआ, तो वो जॉर्वे है। क्योंकि जितनी भी संस्कृति है, चाहे वो मालवा हो, चाहे वह रंगपुर हो, चाहे वह अदर कल्चर हो, आहर हो, सभी आप देखेंगे तो 1000 बीसी आते आते लगभग सभी वैनिश होते हैं, सभी समाप्त होते हैं। जॉर्वे का लास्टिंग बहुत समय तक है, यानी कि 700 बीसी तक। तो इसको याद रखिए। अच्छा, यदि कोई आपसे पूछे कि मैंने जैसे कहा कि जॉर्वे संस्कृति बेसिकली एक चैल्कोलिथिक कल्चर है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, तो जॉर्वे ताम्रपाषाणिक संस्कृति का जो सबसे बड़ा साइट है, मैं उसका नाम आज बोलना चाहता हूं, वो है दैमाबाद। ये पूरे चैल्कोलिथिक कल्चर का, क्योंकि बहुत सारे कल्चर है उसमें, उन सब में सबसे बड़ा साइट है। ये भी जॉर्वे से बिलोंग करता है, जॉर्वे से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, दैमाबाद किस नदी के किनारे में है यदि पूछा जाए तो प्रवरा, प्रवरा रिवर के किनारे था दैमाबाद, जो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। आप इस बात को समझ सकते हैं। वहीं इनाम गांव जो है, ये एक नदी है गोड रिवर के बैंक में, और गोड रिवर किसकी सहायक है? भीमा की सहायक है, भीमा की ट्रिब्यूटरी। गोड रिवर के किनारे में था इनाम गांव,
जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो हम लोगों का है उस पर जरा गौर किया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों का सबसे बड़ी मेखला की खोज की गई है? मतलब लार्जेस्ट चेन ऑफ द पेंटेड रॉक शेल्टर ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड कहां से मिला? भीमबेटका एकदम सही है, भाजा में नहीं मिला, भीमबेटका सही। और दूसरा है जोरा, याद रखेंगे जोरा, यानी 2 और 3 सही है। जोरा जो साइट है ये मालवा में पड़ता है, मालवा क्षेत्र में पड़ता है। यहां पर प्री हिस्टोरिक लोगों ने रहने के लिए उपयोग किया, यहाँ की गुफाओं का यूज किया और अंदर में चित्र बना। और ये जो मालवा वाला, ये एमपी वाला भाग में है, याद रखेंगे एमपी वाला जो मालवा भाग है वहां पर जोरा बिलोंग करता है। भीमबेटका के बारे में बहुत कोई जानते हैं, आप जानते होंगे, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। 750 से भी ज्यादा माना जाता है यहाँ पर गुफाएं हैं, जिसका प्रयोग प्री हिस्टोरिक पर्सन्स ने, प्रागैतिहासिक लोगों ने रहने के लिए किया। ठीक है, इस बात को ध्यान लीजिए। और भीमबेटका के बारे में एक बात और भी जान लीजिए, एकमात्र स्टोन एज का साइट है जो यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज में लिस्टेड है। ठीक है, यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर में सूचीबद्ध है। एकमात्र साइट कौन है? यही। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, भीमबेटका। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति। उत्तर हड़प्पा काल का मतलब हो गया लेटर हड़प्पा पीरियड का एक कल्चर है, इसको बुलाता है कॉपर बॉडी कल्चर। बॉडी ज्यादा नहीं लिखा था, बॉडी की जगह में होडेड लिखा था, HOARD, है ना, होड कल्चर, कॉपर होड कल्चर बेसिकली, यानी ताम्र निधि संस्कृति जो है वो उत्तर हड़प्पा काल की है। अच्छा, ये ताम्र निधि संस्कृति है, पहले तो इसको जान लीजिए, यानी कॉपर होड कल्चर है, इसका मतलब यह बेसिकली चैल्को जो लिथिक कल्चर है, जिसको आप ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं, उससे यह अलग है, उससे यह अलग है, दोनों एक नहीं है, याद रखेंगे। और बहुत सारी ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो है वो हड़प्पा के बाद की भी है। हड़प्पा से पहले भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, हड़प्पा के साथ भी कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, और हड़प्पा के बाद भी कुछ चैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। इसको पहले आप समझें, यानी हड़प्पा के बाद तो है ही, हड़प्पा के साथ भी, हड़प्पा से पहले भी। हड़प्पा के बाद में यानी कि चैल्कोलिथिक कल्चर भी था, जैसे कि आपने भी पढ़ा, जॉर्वे, मालवा, रंगपुर, ये सब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद के कौन सा कल्चर? चैल्कोलिथिक कल्चर, यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृति। उसी ढंग से हड़प्पा के बाद एक ताम्र निधि संस्कृति भी है, जिसका इससे कोई संबंध नहीं था। वहां के लोग किस प्रकार का मृदभांड यूज करते थे, यानी कि कौन टाइप की पोएट्री यूज करते थे? तो याद रखिएगा, गेरुए वर्णीय मृदभांड यानी ऑर्चे वेयर का यूज करते थे, याद रखें। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखें भैया, है कि उत्तर हड़प्पा काल में जो ताम्र निधि संस्कृति थी, ये इसका संबंध कहां से है, ये कहां पर था? तो पहले ये जान लीजिए, 2000 BC से लेकर के 1200 BC के आसपास इसका विकास वेस्टर्न दुआब यानी पश्चिमी गंगा जमुना दुआब पर हुआ था, गंगा जमुना दुआब के पश्चिमी छोर पर, इस साइड। ठीक है, याद रखेंगे ये संस्कृति का विकास। उत्तर हड़प्पा काल में, जैसे मैंने आपसे कहा, अभी आपने जॉर्वे भी देखा, वैसे ही झूकर झाकर संस्कृति भी है, वह भी उत्तर हड़प्पा काल की है। झूकर झाकर एक और भी देख लीजिए, झूकर झाकर। झूकर झाकर संस्कृति का संबंध भी लेटर हड़प्पन कल्चर से है। जैसे ये एक आपको यह दिखा, दूसरा आपको क्या दिखा सर? जॉर्वे कल्चर। तीसरा क्या दिखा? मालवा
है ना, वैसे ही झुकर जाकर भी है। झुकर जाकर कल्चर जो बेसिकली था यह नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था, याद रखना। एक और भी है कब्रिस्तान RH37 कल्चर, कब्रिस्तान RH37 कल्चर ये भी है, याद रखना। लेटर हड़प्पन कल्चर से बिलोंग करता है। यह हड़प्पन सिविलाइजेशन जब समाप्त हो गया तो हड़प्पा वाले क्षेत्र के आसपास जो कल्चर डेवलप हुआ उसे यह कहा जाता है। किसी और दिन क्या बात था नहीं था वहां पर, ठीक है। आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है होमो इरेक्टस का कपाल जो है, स्कल ऑफ होमो इरेक्टस कहां से मिला है? भैया जहां पर सबसे पहले मनुष्य आकर बसा होगा, जहां सबसे पहले मनुष्य का सेटलमेंट हुआ होगा, वहीं पर होमो इरेक्टस। और कौन कहां पर बसा है? नर्मदा नदी घाटी या नर्मदा नदी में हथनौरा में या होशंगाबाद में या सोहन में जो बागोर है वहां पर, या बेलन नदी में, बेलन नदी घाटी का बांस घाट जो एरिया है वहां पर। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी वैली तो है लेकिन एरिया का नाम है हथनौरा। तो याद रखना यहाँ पर नर्मदा नदी दोनों जगह लिखा हुआ है। एक ऑप्शन में होशंगाबाद दे देगा, दूसरा में दे देगा हथनौरा। तो होशंगाबाद नहीं होगा, ऑप्शन में सही होगा हथनौरा। नर्मदा नदी वैली सबसे पुराना यहीं पर मिला है होमो इरेक्टस का स्केल। याद रखेंगे नर्मदा नदी वैली जो है, हथनौरा जो है वो नरसिंहपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां से यह बिलोंग करता है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए। अब देखो वही क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीका से भी बोल रहा हूं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला होगा? ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक मैन इन द इंडिया वाज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द प्लेसेस? तो वही वाली बात है, जहां से होमो इरेक्टस मिलेगा वहीं से ये मिलेगा, हथनौरा, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने दो बताए। आगे फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? याद रखेंगे फलक सिविलाइजेशन कल्चर यानी फ्लेक कल्चर का संबंध किससे? लोअर पैलियोलिथिक यानी निम्न पूरा पाषाण संस्कृति, मिडिल पैलियोलिथिक यानी मध्य पूरा पाषाण संस्कृति, अपर पैलियोलिथिक यानी कि उच्च पूरा पाषाण, या हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहले आप समझिए फलक किसको बोलते हैं, तब आपको समझ में आएगा फलक संस्कृति। देखो जब मनुष्य ने सबसे पहले आप पहले इस बात को जान लीजिए, स्टोन एज जहां से हिस्ट्री शुरू होती है तो उसमें भी सबसे पहला एरा कौन सा है? सबसे पहला एरा है ये पैलियोलिथिक पीरियड, सबसे पुराना ये है। दूसरे नंबर पर आता है मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, और तीसरा में क्या आता है? नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल तीसरा। और ये जो पैलियोलिथिक है ये माना जाता है 10 लाख बीसी से शुरू होकर के 10,000 बीसी यहां तक चला है, 10,000 बीसी तक चला है पैलियोलिथिक। उसके बाद क्या है? मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल भी 3 भाग में डिवाइड है, एक है लोअर, दूसरा है मिडिल और तीसरा है अपर। इसी मिडिल वाले को फलक संस्कृति कहा जाता है, ये मिडिल वाले, ठीक है। इस मिडिल वाले को यह लगभग 39,000 बीसी से लेकर के लगभग 23,000 बीसी तक ये मिडिल पैलियोलिथिक चलेगा, और वह जो है अपर वाला 23 से लेकर के 10,000, ठीक है, बीसी तक चलेगा। फलक संस्कृति किसे कहते, क्यों कहते हैं, जरा देख लो। देखो लोअर पैलियोलिथिक में केवल और केवल यानी निम्न पूरा पाषाण में केवल कोड उपकरण का यूज हुआ है, कोड टूल्स का यूज हुआ है। कोड उपकरण, कोड उपकरण मतलब मान लो ये कोई एक ये है, एक स्टोन है, इसको मुझे एक टूल बनाना है। मान लेते हैं इस शकल का हमको एक टूल बनाना है, एक औजार बनाना। ये पत्थर था, ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर था, और इसका ये टूल बन करके निकल के सामने में आया। आप देख सकते हैं ये वाला, यह टूल हम लोगों ने बनाया इससे तोड़ करके ये वाला,
ये बन गया। इसको जो बड़ा वाला पार्ट है इसको कोर टूल्स कहा जाता है। ये बड़ा वाला कोर टूल्स कहा जाता है। पत्थर से ये निकला कोर टूल्स। इसी का यूज मेनली हुआ है लोअर पैलेयोलिथिक यानी निम्न पूरा पाषाण काल। लेकिन यह सब जो टूट टूट के नीचे गिरा, क्योंकि इस पत्थर से ये बनाया गया, लेकिन यह जो टूट टूट के गिरा इसको बोला जाता है सल्क या फलक। सल्क या फलक बोला जाता है। मिडिल पैलेयोलिथिक में कोर के साथ साथ फ्लेक्स का भी यूज हुआ है, यानी इसका भी यूज हुआ है औजार बनाने के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है फलक संस्कृति। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? भैया फादर ऑफ द प्री हिस्ट्री आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? ए कनिंघम को कहा जाता है, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है ये। क्योंकि 1861 में ही आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। उस समय कैनिंग थे गवर्नर, और इन्हें बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को उसका महानिदेशक। तो माना जाता है इन्हें ही फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी कहा जाता है, इसलिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यदि किसी को समझ में ना आ रहा बता देता हूं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहा जाएगा। उसकी स्थापना 1861 में कैनिंग ने की थी। गवर्नर उस समय कैनिंग थे, मैं लॉर्ड नहीं लगाता हूं, और महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया, तो उन्हें ही कहा जाता है, इसलिए। आगे है कि मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान्य का प्रमाण कहां से मिलता है? Where was the evidence of the wild rice found in the Mesolithic context? मेसोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल में कहां से हम लोगों को यह मिलता है, इस पर हम लोग चर्चा करें। तो देखिए, यह मिलता है, आप पहले जान लीजिए, चावल की सबसे पहले जो कृषि की गई थी वो किया गया है बेलन नदी घाटी। कहा किया गया है? बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी से संबंधित कुछ स्थल है, जैसे कोल्डी हावा, कोल्डी हावा 1, चौपानी मांडो 2। कोल्डी हवा भी इलाहाबाद में है, चौपानी मांडो भी इलाहाबाद में। बेलन नदी घाटी का संबंध भी इलाहाबाद से है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा चौपानी मांडो। ध्यान रखेंगे, चौपानी मांडो में ही सबसे पहली बार वहां से चावल की खेती के आपको प्रमाण मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, चावल की खेती सबसे पहली बार बेलन नदी घाटी में हुई थी, इसको आप ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बेलन रिवर किसकी सहायक नदी है। आगे, इधर और इधर आपको मिलान करना है, जरा देखा जाए। इस साइड है पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक, नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक, और ताम्र पाषाण काल यानी चैल्कोलिथिक। यहाँ पर चार है। यहाँ पर है कच्चे और पक्के मकान, समझ में आ जाएगा। नदी तट अधिवास का मतलब रिवर बैंक सेटलमेंट है ना, रिवर बैंक सेटलमेंट। सलाश्रय अधिवास यानी कि रॉक शेल्टर है ना, रॉक शेल्टर। और गर्त आवास मतलब कि गड्ढे को बना करके रखना। ये चार चीजें। तो बताइए किसका संबंध किससे होगा, ये जरा समझिए। बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, पूरा पाषाण काल में लोगों ने सबसे पहले रॉक शेल्टर किया। भीमबेटका वगैरह इसी से बिलोंग करता है। उस समय घर उर नहीं बनाया था, जो प्राकृतिक नेचुरल जो केव्स थे उसी में रहा था। तो इसका हो जाएगा थर्ड। अब आइए आगे, इस बात को जान लीजिएगा कि मध्य पाषाण कालीन मेसोलिथिक में लोगों ने अधिकतर नदी तट पर रहा था। याद रखेंगे रिवर बैंक, तो इसका क्या हो जाएगा? रिवर बैंक। एकदम ध्यान रखेंगे इसको, रिवर बैंक
सेटलमेंट ज्यादा पॉपुलर था। नवपाषाण काल में देख लीजिएगा, नवपाषाण काल में कुछ जगह मनुष्यों ने गड्ढे बना करके रहा, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। और आपको पता ही होगा बुर्ज होम, तो जम्मू एंड कश्मीर का एक साइट है, नियोलिथिक पीरियड का साइट है, नवपाषाण का साइट है। वहां से है ना गृत आवास यानी कि गड्ढे में मनुष्य ने रहा, ऐसे प्रमाण मिलते हैं, वो नवपाषाण संबंधित। अगला है ताम्रपाषाण, तो ताम्रपाषाण का संबंध कच्चे एवं पक्के मकानों से। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि लंबवर्त जो उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्नलिखित में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? जब आप वर्टिकल एक्सकवेशन करते हैं तो आप कल्चर के किस डिटेल को प्राप्त करना चाहते हैं? मतलब एक खुदाई ऐसे हो रही है और एक खुदाई ऐसे हो रही है लेयर में, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल खुदाई से क्या प्राप्त हो सकता है? वर्टिकल खुदाई से आप टाइम स्केल ऑफ द कल्चर प्राप्त कर सकते हैं, यानी संस्कृति के काल मापन को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विस्तार को आप किस में कर सकते हैं? क्षेत्र विस्तार को हॉरिजॉन्टल में। टाइम, यह संस्कृति कब से कब तक रही। मान लो जो सबसे नीचे होगा खुदाई करते वक्त, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पुराना होगा। हो सकता है इसी जगह पर कुछ दिनों के बाद एक नई संस्कृति डेवलप हुई, तो उसके अवशेष आपको यहां से मिलेंगे। जब तक वैसे चीजें मिला, फिर कुछ आपने फिर एक थोड़ा ऊपर आपको क्या दिखा? आपको यह देखा कि वहां पर जो चीजें हैं वो इससे नई है, तो वहां पर कोई अलग कल्चर होगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपको यह दिखेगा कि कल्चर आपको लेयर में दिखेगा। सबसे नया कल्चर ऊपर में, जैसे हम लोग अभी आ रहे हैं, नया कल्चर हो सकता है थोड़ा खुदाई के बाद एक कल्चर मिले उसी जगह पर, लगेगा कि यार ये तो बहुत इससे थोड़ा अलग है, थोड़ा पुराना। पता लगा थोड़ा और नीचे गए तो एक और नई कल्चर मिल गई। तो जब तक आप उससे क्या होता है, एक कल्चर की मोटाई इस बात को बता सकती है कि वो कल्चर कब तक रहा और कौन कौन से कल्चर नीचे है, ये भी पता चल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और हॉरिजॉन्टल जब आप करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर का विस्तार कितना बड़ा था वो आप कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत का महापाषाण समाधियां किस का संबंधित है? टू विच पीरियड ऑफ डू द मेगालिथिक टॉम्स ऑफ द साउथ इंडिया बिलोंग? तो साउथ इंडिया में भैया जो आपको मिल रहा है, जो महापाषाणिक जो आपको टॉम मिलता है यानी कब्रें मिलती है, वो किसका संबंध किससे है? प्री हिस्टोरिक एज से बोलते हैं, नियोलिथिक से बोलते हैं, चैल्कोलिथिक से बोलते हैं, या आयरन एज से बोलते हैं। यानी कि पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या लौह काल? सर लौह काल से है। माना जाता है 1100 बीसी में साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया एकदम फार साउथ, ये वाला नहीं, डेक्कन एरिया नहीं, फार साउथ में एक नई संस्कृति आई थी और उसे कहा गया मेगालिथिक कल्चर या महापाषाणिक संस्कृति। यह इसको मेगालिथिक कल्चर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते थे, जैसे मान लो कोई बॉडी है, उसको एक पॉट में, एक पात्र में डाल करके नीचे दफना देते थे और ऊपर में बहुत हैवी स्टोन और बड़े बड़े स्टोनों का क्या करते थे? डेकोरेशन कर देते थे। बड़े बड़े स्टोन, मेगा स्टोन यानी मेगालिथिक, महापाषाण का प्रयोग करते थे। और ये कुछ भी हो सकता है, मान लो ये पात्र है, ये पॉट था, इसका फिगर और भी हो सकता है। मान लो इसके ऊपर ऐसा रख दिया गया, इसके ऊपर ऐसा रख दिया गया, कई फिगर इसके हो सकते हैं। एक फिगर ऐसा भी है, ऐसा भी बनाया गया, कोई ऐसा नहीं, यहाँ पर पॉट है, पॉट में यानी बॉडी है और ऐसे ऐसे बनाया गया, लंबे लंबे ऐसे ऐसे स्टोन को रखा गया चारों बगल रिंग शेप में, और इस शेप को कहा गया मिहिर। मिहिर। और मेगालिथिक जो कल्चर आया साउथ इंडिया में, जो मैंने आपसे कहा था कि साउथ इंडिया में जो ये कल्चर आया मेगालिथिक कल्चर 1100 बीसी में आया था। मेगालिथिक इसलिए बुलाता,
इसी कल्चर में साउथ इंडिया में सबसे पहले आयरन का यूज हुआ था। यदि आपसे कोई पूछे दक्षिण भारत में सबसे पहली बार आयरन का यूज करने वाले कौन थे, तो मेगालिथिक पीपल्स थे, यानी महापाषाणिक लोग। उत्तर भारत में किसने सबसे पहले यूज किया था आयरन का, तो वैदिक पीरियड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैदिक पीरियड के लोगों ने किया। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे पहली बार किसने आयरन का यूज किया था, तो वैदिक पीरियड के लोगों ने किया था, खासकर लेटर वैदिक पीरियड के लोगों ने किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूरे भारत में पूछा जाए पहली बार लोहे का प्रयोग, तो लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किया पूरे भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में सबसे पहली बार किसने किया, तो मेगालिथिक पीपल्स ने किया, क्योंकि उत्तर भारत में था, जो आप जान लीजिए इस बात को, जो वैदिक कल्चर था केवल उत्तर भारत का था, उसका संबंध दक्षिण भारत से नहीं है। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सही है, केवल एक होगा सही। देखिए, हड़प्पा क्या झेलम नदी के किनारे में है, बिल्कुल गलत, हड़प्पा रावी नदी के किनारे में। दूसरा, मोहनजोदड़ो रावी किनारे में, बिल्कुल नहीं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे में यानी इंडस के किनारे में, ये भी गलत। लोथल भोगवा किनारे में, बिल्कुल सही, लोथल भोगवा के किनारे में है। और बताइएगा जरूर कमेंट में, भोगवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, किसकी सहायक नदी है। और हाँ, लोथल में ही डॉकयार्ड भी मिला हुआ है। आपको पता होगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पहला डॉकयार्ड यानी गोदी बाड़ा यानी बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से ही मिलते हैं। लोथल में ही एक ऐसा हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित यह जगह में ही एक कब्र में 3 लोगों की लाश मिली हुई है, यानी 3 कंकाल एक ही कब्र में मिले हैं। ऐसा प्रश्न भी आया, कहां से आया, लोथल से। लोथल से आपको एक और भी चीज मिलेगा, लोथल से आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में राइस का भी साक्ष्य मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लोथल राइस। कालीबंगा सिंधु नदी के किनारे में नहीं है, ये घग्गर नदी के किनारे में है, याद रखेंगे। कालीबंगा सिंधु नदी के किनारे में नहीं है, घग्गर नदी के किनारे में, राजस्थान में हनुमानगढ़ में पड़ता है। आगे, चांदी, सर्वप्रथम चांदी कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से या पश्चिमी ताम्रपाषाण से या वैदिक से या आर्य से। यहां पर मोहनजोदड़ो का मतलब हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला है, या चैल्कोलिथिक में सबसे पहली बार मिला है, या वैदिक पीरियड में मिला, या मौर्य से मिला। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो यानी पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला। ठीक है, याद रखेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही सबसे पहली बार आपको चांदी दिखेगा। कौन कौन से मेटल आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखेंगे, एक तो ये सिल्वर हो गया, सेकंड है कॉपर, थर्ड वन इज टीन, टीन का भी यूज, चौथा नंबर इन दोनों को मिलाकर के एक एलॉय बनाया गया ब्रॉन्ज, जिसको कहा गया कांसा मिश्रित धातु, उसकी भी जानकारी थी। पांचवा गोल्ड, सोना की भी जानकारी इनको थी। किसकी जानकारी नहीं थी, आयरन, आयरन यानी लोहा की जानकारी इनको नहीं थी। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी सिंधु घाटी सभ्यता से है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देख, इनमें से कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कांसे की मूर्ति क्या कालीबंगा से मिली, गलत, कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। कालीबंगा से जुते हुए प्लाउडेड फील्ड, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। घोड़े की अस्थियां बोन्स ऑफ दी, है ना, हॉर्स, उस सुरकोटदा से मिला है, बिल्कुल मिला है, ये गुजरात में। तो एक ही सही है, वो यह है। ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार हड़प्पा से नहीं, मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो रावी नदी के तट पर नहीं था, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, वो इंडस नदी के तट पर है। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न को जरा देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अग्नि से नष्ट हुआ, ऐसा स्रोत से लगता है कि ऐसा है कि साइट जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ होगा फायर से, ऐसी कुछ बातों को सामने में रखा गया। ऑप्शन है लोथल, आमरी, कालीबंगा और कोटदीजी। इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। देखो, कालीबंगा राजस्थान में है।
एक और भी साइट है डाबरकोट। डाबरकोट बेसिकली अफगानिस्तान में है, एकदम अफगानिस्तान पाकिस्तान का एकदम बॉर्डर एकदम जहां सटता है वहां पर है। एक है नाल। कालीबंगा हो चाहे डाबरकोट हो, चाहे वह नाल हो या राना घुंडई, ये सब भी हड़प्पन स्थल है, हड़प्पन साइट है। डाबरकोट, नाल, राना घुंडई और कालीबंगा। यहां पर देखा गया है कि ऊपर स्तर पर आपको राख मिला है, ऊपरी स्तर पर क्या मिला है, इन सभी जगहों पर राख मिला है। तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि मे भी यह सब क्षेत्र आग के कारण नष्ट हुए। लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आग में भी यह भी हो सकता है कि भूकंप आया हो और उसके कारण से आग लगी। ठीक है, तो याद रखेंगे कालीबंगा सिर्फ इस बात को नहीं बताता है कि वह अग्नि से नष्ट हुआ, है ना। काले रंग की चूड़ी, है ना, इसका शाब्दिक अर्थ गंगानगर जिला में पड़ता है, राजस्थान, है ना। सॉरी, हनुमानगढ़ में पड़ता है, गंगानगर नहीं, हनुमानगढ़ में पड़ता है कालीबंगा, गंगा, है ना। और डाबरकोट हो चाहे नाल हो, राना घुंडई हो, जैसा मैंने आपसे कहा, यहां से एविडेंस मिलते हैं कि ऊपर के स्तर से राख मिली है। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि क्या भूकंप से नष्ट हुआ होगा, कौन सा स्थल है, ये सारे स्थल को आप भूकंप पे डाल सकते हैं, ध्यान से, क्वेश्चन जैसा होगा वैसा। ठीक है, आगे, सूती कपड़ा का टुकड़ा कहां से मिला है? भैया ये सूती कपड़ा का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखेंगे। और यह बताता है कि हम लोग कपास जानते थे होगा। हड़प्पा वासी पहले थे जो सबसे पहले पूरे विश्व में, उस समय और भी सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, नाइल रिवर सिविलाइजेशन, लेकिन हम पहले थे जिन्होंने कॉटन को बनाया, उगाया। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखेंगे, इस बात को समझ सकते हैं। आगे और भी बहुत सारा चीज उगाते थे। रागी, याद रखेंगे, रागी का चावल, गेहूं, जौ, तरबूज, तो कुछ चीजों का मैंने नाम बताया, ये सब भी ध्यान रखेंगे, ये सब उगाया जाता था उस समय। वैसे सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है, वो मिला है मोहनजोदड़ो से। आगे अगले प्रश्न पर आइए। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहला है, धौलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार का था। धौलावीरा वाज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम प्रोटेक्टेड बाय अ सिटी वॉल। मतलब कहने का मतलब है कि धौलावीरा का शेप पैरेललोग्राम वाला था, यानी समानांतर चतुर्भुज था, और वह चारों बगल से घिरा हुआ था बाउंड्री से, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। क्या यह सही है? दूसरा, कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर हल द्वारा जोता गया खेत मिला है, जिसमें हल की लीक बनी हुई है। मतलब एक प्लॉडेड फील्ड का एविडेंस मिला है आउटर साइड ऑफ द सिटी वॉल कालीबंगा, और क्योंकि वो मार्क मिला है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कालीबंगा से साक्ष्य मिलता है कि वहां पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और वह थोड़ा शहर की बाउंड्री से बाहर था। कालीबंगा भी घिरा हुआ है चारों बगल की बाउंड्री से, याद रखिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं था। कालीबंगा जो एरिया है यह भी चारों बगल से सुरक्षित बाउंड्री से घिरा हुआ था, और धौलावीरा भी घिरा हुआ पैरेललोग्राम, ये दोनों ही सही है, याद रखेंगे, बोथ आर करेक्ट। सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इंडस वैली साइट हैज अ नेम प्लेट इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड? नंबर प्लेट, साइन बोर्ड नहीं कर सकते हैं, कहां से मिला है साइन बोर्ड? जब शहर शुरू होता है वहीं पर से एक साइन बोर्ड मिलता है, यह धौलावीरा से मिला हुआ। धौलावीरा कच्छ में पड़ता है। कहां पर है? कच्छ में, गुजरात में।
वहां से मिलता है। और जो लिखा गया है, याद रखेंगे, जिप्सम से लिखा गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, किससे लिखा गया था? जिप्सम से। एक नेम प्लेट मिला है और जो लिखा गया है वो जिप्सम से लिखा गया, ध्यान रखेंगे। धौलावीरा एकमात्र शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ था, 1, 2 और तीसरा, 3 भागों में, क्योंकि सभी शहर केवल 2 भाग में बटे हुए थे, एक ऊपरी शहर और एक निचला शहर। निचला शहर जिसे आवासीय क्षेत्र यानी कि रेसिडेंशियल हाउस भी कहा जा सकता है, ऊपरी शहर जिसको गढ़ी प्रदेश या सीटाडल एरिया भी कहा जाता था। माना जाता है ऊपरी क्षेत्र में पूरा का पूरा जो बिल्डिंग था वो एक सिंगल फाउंडेशन पर बनाया गया। ध्यान रखेंगे, ये जो पश्चिम की ओर, याद रखेंगे, ये था पश्चिम की ओर, ये था पूर्व की ओर। पूरा शहर जो भी हड़प्पा मिले, मोहनजोदड़ो मिले, कोई भी मिले, 2 भागों में बटा, एक पूर्वी शहर, एक पश्चिमी शहर। पूर्वी को निचला शहर कहते थे, लोअर टाउन, और पश्चिमी को अपर शहर यानी कि अपर टाउन। ठीक है। ऊपर वाली जो पश्चिमी साइड वाला जो शहर था उसको सिटाडेल भी कहा जाता था, फोर्ट एरिया भी कहा जाता था, दुर्ग क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र, ऐसा कहा गया। निचले वाले को आवासीय क्षेत्र। अब यहां और यहां में क्या अंतर था, इसको समझिए। जो इधर वाला एरिया था यानी जो ईस्टर्न साइड था, यहां पर श्रमिक लोग रहते थे, और इधर में माना जाता है कि रूलर्स वगैरह रहता था। यहां पर जो घर होते थे ये सबका अपना अपना फाउंडेशन था, सबका अपना अपना चबूतरा था, उसी पर वो घर बनाए हुए थे। एक फाउंडेशन है, एक चबूतरा है, उस पर उसका घर है। घर हो सकता है 2 मंजिला और 3 मंजिला भी हो इधर में, लेकिन श्रमिकों की आवाज, सबका अपना अपना चबूतरा फाउंडेशन था। यहां पर एक फोर्ट टाइप की आकृति आपको मिलेगी, एक दुर्ग टाइप का मिलेगा, और पूरा का पूरा यह शहर एक सिंगल फाउंडेशन पर बना हुआ था। पश्चिमी साइड, इसको सटाडेल साइड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन धौलावीरा एकमात्र शहर है जो 2 भाग में नहीं 3 भाग में था, एक वेस्टर्न, एक ईस्टर्न और एक मिडिल। कई बार इसको मिडिल सिटी भी कहा गया है, कई बार इसको स्टेडियम भी कहा गया, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए हम लोग फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत सारे एंसेंट इंडिया संबंधित, और खासकर ये टॉपिक अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, स्टोन एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन, इससे रिलेटेड और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। याद रखें, बहुत सारे जो लोअर लेवल के क्वेश्चन है, या मैं कहूँ एक प्रकार से बहुत शुरुआती क्वेश्चन है, उन सब पर हम लोग कोशिश किए हैं कि न उसमें टाइम आपका खराब करें, ऐसे क्वेश्चंस पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए जो शायद आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हो। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले सीरीज में। नमस्कार।